एग्जाम हाल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम इसमें सैंधव सभ्यता की जो श्रृंखला चल रही है उसमें पार्ट थर्ड करेंगे और इसमें हम उन नए उत्खनित स्थलों और को देखेंगे और वहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, उनको भी देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में इस समय विविधता के तौर पर इन नए उत्खनन स्थलों को पूछा जा रहा है, संबंधित राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है और जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। अब इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे बाड़ा। बाड़ा जो है रोपड़ में स्थित है और इसकी खोज 1956 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। दूसरा स्थल हमारा जो है वो बिंजोर है। ये राजस्थान के गंगानगर में है, घग्घर हाकरा घाटी में स्थित है। यहाँ से पान पात्र, टेराकोटा की टिकिया या मुष्टिका प्राप्त हुए हैं। जो तीसरा स्थल है वो कर्णपुरा है। कर्णपुरा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से प्राक और विकसित हड़प्पा युगीन मृदभांडों के साथ मिट्टी की ईंटों से निर्मित आवास मिले हैं। चौथा महत्वपूर्ण स्थल हमारा आलमगीरपुर है। यह यूपी के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया। सूती कपड़े का साक्ष्य यहाँ से भी मिलता है। चौथा स्थल हमारा है मांडी। ये यूपी पीसीएस 2022 प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में है। टकसाल गृह का साक्ष्य मिलता है। पहली बार किसी एक स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के एवं सोने के छल्ले प्राप्त हुए हैं। इसके बाद जो हमारा स्थल है वो हुलास है, यूपी के सहारनपुर में, और गेहूं की खेती के किए जाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। चांदीपुर यूपी के बिजनौर में हड़प्पा कालीन ताम्र बर्तनों की प्राप्ति हुई है। शिकारपुर गुजरात के कच्छ जिले में सर्वाधिक संख्या में सैंधव पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। इनमें जो पालतू पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं उसमें भैंस, सूअर, भेड़ या बकरी हैं। इसके बाद जो स्थल है वो रंगपुर है। गुजरात में मादर नदी के तट पर 1954 में फर्राव ने खोज किया था। धान की भूसी एवं बाजरे का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। रंगपुर में बबूल की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर के निर्माण में किया गया था। यहाँ से मिट्टी की बनी अश्व की 2 मूर्तियाँ तथा एक मृदभांड पर भी घोड़ों का अंकन प्राप्त होता है। स्थल इसके बाद जो नया है वो खीरसरा गुजरात में स्थित विकसित हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ की प्राप्त बस्ती आयताकार और दुर्गीकृत थी। यहाँ की बस्ती बाढ़ द्वारा नष्ट हुई थी, जिसकी पुष्टि यहाँ से प्राप्त संरचना से होती है। जो अगला स्थल है वो मालवण है। यह गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद जो अगला स्थल हमारा है वो कुंताफी है, जो गुजरात के राजकोट जिले में फुल्की नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 2 अंगूठियाँ प्राप्त हुई थीं और एक चौकसी मीनार वाच टावर भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ था। रोजदी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में, और यहाँ से हाथी के अवशेष प्राप्त हुए थे। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले से प्राप्त हुआ था। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से भी संबंधित है, जो आर्यों के आगमन का काल भी है। रोहिरा आप देखेंगे ये पंजाब में स्थित हड़प्पा युगीन स्थल है। जो नेक्स्ट हमारी है वो सैंधव लिपि है। सैंधव लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में कनिंघम को मिला था। कनिंघम को उनके एक अंग्रेज मित्र ने हड़प्पा से प्राप्त एक वृषभ की मुहर दी थी। सैंधव लिपि वर्णात्मक न होकर चित्रात्मक थी। इस लिपि में अंग्रेजी के यू अक्षर और मछली के चित्रों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। इस लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत सैंधव मुहरें हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे की चौकोर गोटी मिली है जिस पर पशु चिन्हों के साथ लिखावट है। सबसे खास बात यह है कि सैंधव लिपि अपठित है। अब जो है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है वो है सैंधव नगरीकरण। सैंधव नगरीकरण से संघ लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, मुख्य परीक्षा में ये अछूता नहीं रहा है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सैंधव नगरीकरण जो था वो बहुत ही विशिष्ट था। और जब हम इसके देखेंगे और इसकी बनावट को, इसकी योजना को पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि वाकई ये नगरीकरण आश्चर्यजनक था और ये अपनी सभी सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ था। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता है। गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति कहा है। सैंधव नगर 2 भागों में बंटे होते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था यहाँ शासक वर्ग रहते थे। सामान्यतः जो सीटाडेल, इसको सीटाडेल कहा जाता था,
सीटाडेल आयताकार या समानांतर चतुर्भुज होता था, लेकिन जो बनावली में सीटाडेल है वो अर्धवृत्ताकार और लोथल का सीटाडेल विषम चतुर्भुज है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि नगर जो योजना पश्चिमी टीला पूर्वी टीला में बंटवारा था, ये निरंतरता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जितने भी स्थल पाए गए वहाँ से सभी में इस तरह का बंटवारा हो, क्योंकि आप देखेंगे कि लोथल और सुरकोटदा में दो की जगह एक ही टीला मिला है। सामान्य नियम था कि जो सीटाडेल है वो सदैव पश्चिम दिशा में ही बनेगा, लेकिन लोथल में दक्षिण पूर्व में स्थित था। सैंधव नगरीकरण की परंपरा थी कि दो टीलों का निर्माण हो, लेकिन लोथल और सुरकोटदा में दो की जगह एक ही टीला मिला है। चनहुदड़ों में मूलतः एक ही टीला था, किंतु वर्षा एवं बाढ़ ने मिलकर इसे 3 खंडों में बांट दिया। जो दुर्ग हुआ, पूर्वी टीला जो था वो निचला नगर था, लोअर टाउन था या मूल आवासीय क्षेत्र था। दुर्ग जो थे वो मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा की नगर योजना एक जैसी ही थी। लोथल एवं सुरकोटदा से दो अलग अलग टीले भी नहीं मिले हैं, ये बात हमने पहले भी देखी है। चनहुदड़ों की किलेबंदी नहीं की गई थी। अब जब हम हड़प्पा सभ्यता के नगरी जीवन नगरीकरण को देखेंगे तो वहाँ के आवासीय भवनों की बनावट को देखेंगे, वहाँ की सर्वोत्कृष्ट नालियों को देखेंगे, जल निकास व्यवस्था को देखेंगे, ईंटों के बारे में, वहाँ जो अन्नागार की संरचना थी, अन्नागार जो प्राप्त हुए, और सड़कें। दो बिंदु बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं, वो वहाँ की नालियाँ और सड़कें। नालियों और सड़कों की जो वैज्ञानिक पद्धति से संरचना की गई थी वो हड़प्पा सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ बना देती है। जो आवासीय भवन है वो पक्की ईंटों के बने होते थे, मकान 2 मंजिला होते थे। कालीबंगा में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है। आप घरों में सीढ़ियाँ बनी होती थी, पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकान थे, इनकी फर्श पक्की ईंटों से बनी होती थी। खिड़कियाँ जो मकानों में थीं वो गलियों की ओर खुलती थीं, इससे मकान में वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। बनावली के मकान में बैठक एवं स्नानागार दोनों संलग्न हैं। लोथल में खिड़कियाँ सड़क पर खुलती थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की नालियाँ हैं, पक्की ईंटों से बनी हैं। लकड़ी की नाली का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मिट्टी की पकी नाली का साक्ष्य चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। लोथल से सीढ़ीदार सार्वजनिक नाली का प्रमाण प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ की नालियों के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि नालियों को ढकने की व्यवस्था थी। छोटी नालियाँ घरों से शुरू होती थीं, फिर यह जाकर गली की नाली से मिल जाती थीं, उसके उपरांत ये बड़ी सार्वजनिक नाली से मिलती थी। यानी नालियों का 3 स्तर था। जो मुख्य नली राजपथ, जिसको हम बाद में सड़कों में देखेंगे, राजपथ के साथ बड़ी नाली थी, उससे लिंक गली की नाली होती थी, और गली की नाली से आपके घर की नालियों को लिंक किया जाता था। वर्षा की पानी की निकासी हेतु अलग से नालियाँ बनाई गई थीं। 18वीं शताब्दी तक लंदन और पेरिस में भी ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। जल निकासी की व्यवस्था ही सैंधव घाटी को अपने समकालीन सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ बना देती है। आप देख रहे हैं कि आज जो हम स्मार्ट सिटी नगरीकरण की परिकल्पना कर रहे हैं उसमें जल निकासी, वहाँ की नालियों को ढकने की व्यवस्था थी। आज जो हमारी सोच है नालियों को लेकर के, सीवर लाइन हम आज बना रहे हैं, इस सब वो हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी होकर के भी वो इसके समकक्ष आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ की ईंटों को देखेंगे, सैंधव ईंटें चतुर्भुजाकार होती थीं। ईंटों का प्रचलित आकार 1:2, 2:4 के अनुपात में था। कालीबंगा में फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। चनहुदड़ों में वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। अब हम यहाँ के अन्नागारों को देखेंगे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से अन्नागार का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता के सबसे बड़े अन्नागार मिले हैं। लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो के अन्नागार का बाहरी ढांचा लकड़ी से निर्मित था। अब अंत में हम यहाँ की सड़कों के बारे में देखेंगे। सड़कें कच्ची होती थीं, मिट्टी की बनी होती थीं। अपवाद स्वरूप कालीबंगा की सड़कें पक्की थीं। लोथल से खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व का पता चलता है, जबकि चनहुदड़ों से 3 सड़कों के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो की विशेषता वहाँ की सड़कें थीं। सामान्यतः सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़क को राजपथ कहा गया है, जो कि लगभग 10 मीटर से अधिक चौड़ी थी। जो सहायक सड़कें होती थीं वो 3 मीटर चौड़ी होती थीं। सड़कों पर सफाई की व्यवस्था थी, इस हेतु सड़क पर कूड़ादान रखे जाते थे या गड्ढे खोद दिए जाते थे। सड़कों के किनारे भवनों का निर्माण भी नहीं करने दिया गया है। ऐसे में मकानों की खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थीं। यह सब इतना सुनियोजित ढंग से किया गया था कि इसी के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ नगर पालिकाओं का अस्तित्व था। आज जो हमारी परिकल्पना है स्मार्ट सिटीज़ की,
आज जो नगरीकरण की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता उसके समकक्ष आकर खड़ी हो जाती है। सड़कों के प्रबंधन में, नालियों की जल निकासी की व्यवस्था में, और जो वहाँ उस समय आवासीय भवन होते थे जिसमें आप वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था थी, आप उसमें देखेंगे कि घरों में सीढ़ियाँ बनी होती थीं। तो इस तरह से इसीलिए सैंधव सभ्यता के नगरीकरण को हमने इसमें रखा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में, क्योंकि ये हमेशा परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इस पर लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है कि आप ये जान सकें कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था वो अपनी समकालीन सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ था, और वो इतनी उसमें विशिष्टता थी कि आज के जो अप्रोचेज हमारे वैज्ञानिक पद्धति के हैं उसके वो समकक्ष आकर खड़ी होती है। शेष जो हड़प्पा सभ्यता का भाग बचा है, धार्मिक जीवन हो, सैंधव कला हो या व्यापार हो, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसकी PDF का लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहें।